नमस्कार, मैं हूं अभिषेक पुंडी। मेरे साथ है मेरे दो सहयोगी पंकज प्रसून और अनुपम प्रसून। लंबी उठापटक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 9 जून को शपथ लेने वाले हैं, लेकिन जो यूपी का बवाल था वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। संसदीय दल की बैठक के बाद योगी आदित्यनाथ से प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की और उस मुलाकात में दोनों के बीच कुछ ऐसी बातचीत हुई, ऐसी कहा सुनी हुई जिसे उत्तर प्रदेश के लोग पसंद नहीं कर रहे हैं और कहा जाने लगा है कि योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली की तरफ से धोखा दिया गया है। क्या है वो धोखा, क्या कुछ हुआ उस मीटिंग में, उसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद हैं। अनुपम सर, क्या कुछ हुआ उस मीटिंग में जो यूपी के लोगों को पसंद नहीं आ रहा है? देखिए, कुछ जानकारी मेरे पास है, कुछ जानकारी पंकज जी के पास है। पहले बता देते हैं कि जानकारी क्या है। यूपी से एक लिस्ट भेजी गई थी। जो हमारे पास खबर आ रही है, जो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है कि यूपी से एक लिस्ट भेजी गई थी जिसमें सामाजिक समीकरण को बिल्कुल उसका एक अच्छा ताना बना था, जिसमें योगी आदित्यनाथ चाहते थे कि जो ठाकुरों की नाराजगी चल रही है वो ठाकुरों की नाराजगी भी दूर हो जाए। दलितों के बीच जो एक मैसेज गया है वो दलितों के बीच के मैसेज की काट के तौर पर भी 2 नाम शामिल किए गए थे। और इसके साथ साथ कुछ पिछड़े जाति के जो बहुतायत संख्या थी वो पिछड़ी जातियों की थी, तो उन नामों पर विचार नहीं किया गया है। करीब 7 या 8 नाम बताए जा रहे हैं जो दिल्ली भेजे गए हैं, लेकिन उन पर विचार नहीं किया गया है। और विचार क्यों नहीं किया गया है ये आगे चर्चा का विषय है, लेकिन उससे पहले पंकज जी के पास भी एक लिस्ट है। मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूं कि देखिए, जो हमारे पास लिस्ट आई है, जिनके पास औपचारिक रूप से अभी तक कॉल चली गई है, शिवराज सिंह चौहान है उसमें, अन्ना मलई है, राजनाथ सिंह है। राजनाथ या नोट करिएगा आप यूपी से कितने लोग हैं। शिवराज सिंह चौहान यूपी से नहीं है, के अन्ना मलई तमिलनाडु से हैं, राजनाथ सिंह इकलौते ऐसे चेहरे हैं जो यूपी से हैं। और इसके साथ साथ एक और अनुप्रिया पटेल का नाम सामने आया है। नितिन गडकरी महाराष्ट्र से, अश्विनी वैष्णव ओडिशा से, पीयूष गोयल महाराष्ट्र से, मनसुख मांडविया हैं वो गुजरात की पोरबंदर से जीत कर आए हैं, राव इंद्रजीत सिंह गुड़गांव से जीत कर आए हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया रक्षा खड़से, कमलजीत सहरावत, जितेंद्र सिंह, सर्वानंद सोनोवाल, किरण रिजिजू, शांतनु ठाकुर, अर्जुन राम मेघवाल। अब दूसरे सहयोगियों पर आते हैं, जिसमें रामनाथ ठाकुर, चंद्रशेखर पेम्मा स्वामी, जयंत चौधरी, HD कुमार स्वामी, प्रताप राव जाधव, अनुप्रिया पटेल, रामदास आठवले और चिराग पासवान। इसमें सिर्फ 2 नाम अभी तक आपने देखा। ये वो इनमें से कुछ नाम तो ऐसे हैं जैसे कि जो सहयोगियों के नाम थे, जैसे अनुप्रिया पटेल, कहा जा रहा है कि इस बार उन्हें कोई डायरेक्ट मिनिस्टर नहीं बल्कि MOS मिल सकता है उन्हें, मतलब स्टेट मिनिस्टर उन्हें बनाया जाएगा। जैसे कि चिराग पासवान के बारे में कहा जाता है कि उन्हें स्वतंत्र प्रभार का कोई मंत्रालय दिया जा सकता है। अनुपम जी के पास, पंकज जी के पास कुछ जानकारी है? अगर बीजेपी की मैं बात करूं तो बीजेपी सिर्फ राजनाथ सिंह का नाम है उत्तर प्रदेश में, और राजनाथ सिंह ऐसे नेता हैं जिनका नाम दरकिनार आप नहीं कर सकते किसी भी सूरत में। उसके बावजूद क्या कुछ 12 बजे तक जी अभिषेक, 12 बजे तक जिन लोगों को फोन गया था और फोन करके ये कहा गया कि आपको प्रधानमंत्री, ये कोडवर्ड है, तो जिन लोगों के पास ये फोन गया है उन सबका मैं वो देख रहा था लिस्ट है, ये वो नाम है। अभी तक हो सकता है शाम तक कुछ और लोगों के ऐसे नाम हैं जिनके पास फोन चला जाए, तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन मुझे बड़ी हैरानी हुई कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर्फ एक नाम, और सिर्फ राजनाथ सिंह का अब तक। और सबसे अच्छे परफॉर्म करने वाले जो मंत्री हैं, अगर मंत्री की बात करूं, जैसे एस जयशंकर के बारे में अभी तक कोई खबर नहीं आई है कि उन्हें मंत्री बनाया जा रहा है नहीं। स्मृति ईरानी का लगभग बाहर होना तय हो गया है, उसमें कोई, अब मुझे नहीं लगता है कोई गुंजाइश बाकी है। उत्तर प्रदेश से अब तक जो 12 बजे तक जिन लोगों के पास कॉल गए थे सिर्फ राजनाथ सिंह थे, जिन्हें ऑफिशियली पीएमओ की तरफ से यह कह के फोन किया गया था कि आपको मोदी जी के साथ चाय पे बुलाया गया है। जो एक बेहद महत्वपूर्ण बात कर रहे थे अनुपम, वो कह रहे थे उत्तर प्रदेश के बारे में। देखिए, मीडिया में खबरें बेवजह लीक नहीं होती, कई बार लीक की जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक तबका ऐसा है जो चाहता है कि किसी तरह योगी आदित्यनाथ का ग्राफ गिरे, क्योंकि जिस तरह से वो पॉपुलर है और सोशल मीडिया पर जिस तरह का शोर है, मोदी के बाद योगी, मोदी के बाद योगी, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा। कभी कभी कोई विपक्षी दल और कभी कभी कोई सहयोगी दल इस बारे में इशारा कर देता है। चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने एक इशारा कर दिया था। उत्तर प्रदेश में
अगर भारतीय जनता पार्टी को कम सीटें आई तो हमने एक वीडियो में बताया कि कैसे लिस्ट भेजी गई थी स्टेट यूनिट की तरफ से और कैसे रिजेक्ट हुई। फिर मंत्री में भी यही बात सामने आ रही है। पंकज जी, एक आपको जानकारी में देना ये कहा जा रहा है कि इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है और टेलीविजन चैनल पर ये खबर फ्लैश भी हो चुकी है, कुछ चैनलों ने चलाया भी है कि योगी जी के ना चाहने के बाद भी स्मृति ईरानी का नाम वो जो है कहा जा रहा है कि संजीव बालियान और स्मृति ईरानी इनको जगह मिलनी तय मानी जा रही है। अभी अभी खबर आई है कि स्मृति ईरानी को मोदी जी के मंत्रिमंडल में फिर से शामिल किया जा रहा है, हारने के बाद भी। अनुपम सर, ये बताइए कि जो सांसदों की लिस्ट योगी आदित्यनाथ की तरफ से, जी पंकज जी, मैं ये कह रहा था कि मैं अभी बोल रहा था कि स्मृति ईरानी का चांस नहीं है, गुंजाइश नहीं बचती, और देखिए फोन आ गया। एक चीज है अनुपम, आप लोगों ने शायद गौर किया होगा या नहीं, जब चुनाव प्रचार चल रहा था, यानी 14 मार्च की मैं बात कर रहा हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने प्रतिनिधि सभा की बैठक बुला ली थी नागपुर में, और जितने प्रचारक हैं, जो भी कोई काम कर सकता था ग्राउंड में, सबको नागपुर में इकट्ठा कर लिया गया और 3 दिन तक उनका कार्यक्रम चलता रहा। अमूमन ऐसा होता नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चुनाव के कुछ महीने पहले ही इस तरह की बैठक करती है, उससे पूरी रणनीति बन जाती है, और जब चुनाव आते हैं तो हर प्रचारक को यह पता होता है कि उसे कहां क्या करना है। लेकिन इस बार बीच चुनाव में प्रचारकों को बुलाकर नागपुर में बिठा लेना अपने आप एक बड़ा इशारा था। आरएसएस कुछ बोलता नहीं पर करता है, और इस इशारे को आप समझिए, इसका मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ मौजूदा बीजेपी नेतृत्व के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। और मैंने आरएसएस के बहुत सीनियर जो पदाधिकारी उनसे बातचीत की, उन्होंने एक लाइन में सिर्फ मुझे बताया कि आरएसएस का ध्येय वाक्य क्या है। मैंने कहा बताइए, तो कहा व्यक्ति से बड़ा संगठन और संगठन से बड़ा देश। कहा है भारतीय जनता पार्टी में कि संगठन पीछे चला गया, व्यक्ति सबसे बड़ा हो गया है। एक व्यक्ति को ऐसे महान बनाया जा रहा है कि जैसे बाकी संगठन है ही नहीं। अभी नाम का खुलासा हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये सारी चर्चाएं चल रही हैं और हो सकता है कि उनको फोन आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता है। सबको 5:30 बजे शाम तक इंतजार करने को कहा गया है। मैं कुछ नाम आपको बताता हूं पंकज जी। बीजेपी में अभी यूपी में क्या हुआ, जो 38-40 लोगों की लिस्ट यूपी से दिल्ली भेजी गई उम्मीदवारों के नाम की, उन नामों को पहले काटा गया। यहां से यूपी से मैसेज गया था दिल्ली को कि एंटी इनकम्बेंसी है, आप इनको बदलिए। यही गलती अब जब मंत्री बनाने की बारी आई तो यही गलती यूपी के मैसेज के बाद भी दिल्ली कर रहा है। जैसे कि राजनाथ सिंह, वो सीनियर हैं, वो 3-3, 4-4 बार मंत्री रह चुके हैं, उनको फिर से बनाया जा रहा है। चलिए ठीक है, राजनाथ सिंह सीनियर नेता हैं, अहम मंत्रालय संभाल रहे थे, समझ में आता है। अब देखिए उसमें कुछ नाम, महेश शर्मा का नाम सामने आ रहा है। महेश शर्मा पहले मंत्री रहे, याद है 2014 में जब सरकार बनी, मंत्री रहे, बाद में सफल हुआ तो उनको कैबिनेट मिनिस्टर भी बनाया गया, जो पर्यटन विभाग मिला, पर्यटन और कला संस्कृति, फिर उन्हें हटा दिया गया। फिर देखिए जब सामाजिक ताना बाना के आधार पर उत्तर प्रदेश में मतलब पिछड़ों को जब शामिल किया गया कैबिनेट में 2021 के आसपास, महेश शर्मा का नाम वहां से हट गया। अब फिर से उनका नाम सामने आ रहा है। तो आप जो ये मौसमी तौर पर रिशफल करते हैं, लोगों के बीच ये मैसेज और समझ बढ़ रही है कि आप जो है उत्तर प्रदेश में वोट लेने की जब बारी आती है, चुनाव होने वाले होते हैं, तो रिशफल करके पिछड़ों को बिठा देते हैं, और जैसे ही आपको वोट मिल जाता है आप उनको साइड करके फिर से उन चेहरों को ले आते हैं जिन चेहरों की वजह से आपकी हार हो गई। ठीक है, महेश शर्मा जीत गए, लेकिन आप देखिए कि आप उन चेहरों को ही रिपीट करने जा रहे हैं जिनकी वजह से, जैसे स्मृति ईरानी, वो तो हार चुकी हैं। वैसे भी अगर मान लीजिए, मैं कल बता रहा था कि 2 ऐसे नाम हैं जिन्हें हारने के बाद भी मौके मिले। एक नाम स्मृति ईरानी का उनमें से एक है। अब स्मृति ईरानी जब पहली बार 2014 में हारी, फिर भी वो कैबिनेट मिनिस्टर बनाई गई और फिर से वही किया जा रहा है। नहीं, यहां उत्तर नहीं अनुपम, एक महत्वपूर्ण बात है, एक परफॉर्मेंस ऑडिट होता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर कि किस आदमी ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है मंत्री के रूप में भी। उस परफॉर्मेंस ऑडिट में स्मृति ईरानी कहीं भी अच्छे मार्क्स नहीं लाती दिखी। इनको कपड़ा मंत्रालय दिया गया हो या ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री, जो जिसको अब शिक्षा मंत्रालय वगैरह बोलते हैं, वहां पे भी इनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, कई तरह के विवादों में ये रही।
उस जगह पे ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री में धर्मेंद्र प्रधान को जाया गया तो बिल्कुल सलीके से नई शिक्षा नीति लागू हो गई, किसी को पता नहीं चला, किस तरह का कोई विवाद नहीं हुआ। अब फिर से कहा जा रहा है कि जो अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं उनको बाहर किया जा रहा है और जिनका परफॉर्मेंस ऑडिट में अच्छे मार्क्स नहीं थे उनको वापस कैबिनेट में लिया जा रहा है। मतलब कुल मिला के मैसेज यह है कि कुछ लोगों की चल रही है। मतलब कि ऐसा मोदी जी जब नए नए आए थे तो खुद ही कहते थे कि पर्सनल विश या ऐसे सरकारें नहीं चला करती, सिस्टम से चला करती हैं। आपने ही परफॉर्मेंस ऑडिट का सिस्टम बनाया था और उसी परफॉर्मेंस ऑडिट के किसी भी क्राइटेरिया में स्मृति ईरानी अच्छे फिट नहीं बैठ रही थी। हाँ, और एक नारा और था, ये चर्चा है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ये भी नारा था। वो भी नारा 2021 में टूट गया। बिल्कुल, तो यहाँ यही बात है ना कि खुद ही नियम बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, खुद ही तोड़ते हैं। या कैबिनेट उनका। पंकज जी, यूपी में जो डैमेज हुआ है जो कंट्रोल करने के लिए कर क्या रहे हैं फिर? नहीं, मैं बताओ बहुत ईमानदारी से बता रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ के ग्राफ को गिराने के लिए एक बहुत बड़े लेवल पे एक साजिश रची गई थी कि कैसे उनकी पॉपुलैरिटी कम की जाए, कैसे पार्टी संगठन के अंदर उनका ग्राफ गिराया जाए, क्योंकि कार्यकर्ताओं में योगी आदित्यनाथ की आंधी, और उसे कैसे कम किया जाए। तो यही सब जो मैं बताया ना कि इसका उत्तर प्रदेश को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अब बताइए, बीच चुनाव प्रचार के दौरान स्मृति ईरानी और योगी आदित्यनाथ के बीच फ्रिक्शन चल रहा था कि नहीं आपस में? जाके पूछिए ना वहां के लोगों के पदाधिकारियों से, क्या यह सच नहीं है कि यह स्टेट यूनिट को दरकिनार किया गया? क्या यह सच नहीं है कि योगी आदित्यनाथ से उत्तर प्रदेश में कम प्रचार कराया गया? ये इनको बाहर बाहर दूसरे राज्य भेजते रहिए। क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के ज्यादा अगर दौरे होते तो कुछ बेहतर नहीं होता? सबको पता है बेहतर होता, लेकिन ये टॉप लेवल की राजनीति है, पर कतरने की राजनीति है। और ये बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी समझ रहा है इस चीज को। गडकरी के साथ हुआ है ऐसा, गडकरी का नाम रोशन होने लगा, अलग हैवी मिनिस्ट्री मिलने लगे, तो अचानक इनकी कुछ मिनिस्ट्री काट दी गई थी। ठीक है और उसे पतर करने की पॉलिसी कहा गया। हम इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं और उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को कुछ जानकारी मिली होगी। लेकिन आपने चूंकि गडकरी का नाम छेड़ा, एक बात और बता देते हैं। एक वीडियो, अब सोच कर देखिए, एक वीडियो उनका वायरल किया गया अभी हाल में, जब सेंट्रल हॉल में एनडीए की बैठक चल रही थी। कहा गया कि सारे नेता उठकर खड़े हुए, मोदी जी के लिए ताली बजा रहे थे। गडकरी मायूस थे, वो खड़े भी नहीं हुए, ना ताली बजाई। अब देखिए कैसे नैरेटिव बनाया जाता है और पर्टिकुलर किसी एक नेता को टारगेट किया जाता है। ये गडकरी के बारे में जब हमने वो वीडियो देखा तब हमें समझ में आई, लेकिन जब आप ठीक से देखेंगे तो आपको यह भी पता चलेगा कि जो बधाई देने वालों की लाइन थी उसमें गडकरी जी भी थे, वो भी वहां पर खड़े थे, उन्होंने भी मोदी जी को बधाई दी। खैर, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो में जो भी आपने सुना देखा उससे आपको कुछ जानकारी मिली हो। अगर आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद से हटाना बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा तो आप हमें मैं आखिरी एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं, अनुपम, छूट जाएगी वो। एक अनुपम एक लास्ट पॉइंट मैं कहना चाहता हूं। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि ये मोदी का या तो आखिरी कार्यकाल है या मोदी बीच में हो सकता है किसी को सत्ता हस्तांतरित करे। उसी का स्टेज अभी भी सेट होना शुरू हो चुका है और ये देखिएगा अगले 2.5 साल तक ये और पकेगा। बहुत सारी खबरें निकल के सामने आएगी, देखिएगा ये। ठीक है। तो जो ये चर्चा आपको कैसी लगी, कमेंट कर रहा है हमें जरूर बताइएगा। जो सवाल पूछा गया उसके लिए आप कमेंट जरूर करें।